सो नाउ साइंट डीएलएम लिमिटेड। अब देखिए आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर जो है ना लिस्टिंग हो चुकी है, और लिस्टिंग के पहले जब आईपीओ को हम एनालाइज कर रहे थे तो इसके काम को समझा था, और हमने कहा था जब ये लिस्ट हो जाएगी उसके बाद जो नंबर्स आ जाएंगे उनको एनालाइज करेंगे और समझेंगे क्या लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा स्टॉक है कि आपको आईपीओ के बाद भी रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 50% के अबव यहाँ पर गेंस आपको लिस्टिंग डे पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये सेकेंड आईपीओ है आपका जो कि रिटर्न इतना हैवी दे रहा है, क्योंकि अगर आप थोड़े टाइम पहले देखें तो कुछ 5% 10% का रिटर्न ही मिलता था जब आईपीओ लिस्टिंग होती थी, राइट। तो मार्केट के खराब कह लीजिए या फिर अभी अभी एकदम यहाँ पे जो है ना लिस्टिंग स्टार्ट हुई, अभी भी बहुत सारी लिस्टिंग जो है ना वो पेंडिंग है। आईपीओ आना बहुत पेंडिंग है, कम से कम 75 आईपीओ आना अभी बाकी है। तो आईपीओ बाजार अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो है ना बजिंग रहने वाला है। तो अभी जैसा कि आपको पता ही होगा कि साइंट डीएलएम जो है वो आपकी सब्सिडरी कंपनी है साइंट लिमिटेड की, जो कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो है ना आईटी की कंपनी है। और यहाँ पर उन्हीं की कंपनी है कैपिटल गुड में, जो कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर और बाकी यहाँ पर जो है ना आपका बोर्ड्स बनाने का काम करते हैं, यानी कि पीसीबी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और पीसीबी के बगैर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है वो आपका बनाया नहीं जा सकता। आपने देखी होगी एक प्लेट होती है ग्रीन कलर की, उसे कहा जाता है पीसीबी, और वो चाइना सबसे ज़्यादा उस चीज़ में आगे है। लेकिन अब जब हम भारत की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग हब की हम जब बात करते हैं तो पीसीबी का बनना तो यहाँ पर तय है। और आगे आप ये समझिएगा कि अगले 3 से 4 साल में जैसे ही यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी आपको पीसीबी की बहुत ज़्यादा नीड होगी, क्योंकि पीसीबी की नीड मैं आपको बताऊँ एलईडी बल्ब में आप देखेंगे तोड़कर तो उसके अंदर भी पीसीबी है, छोटा, ठीक है ना, जो आपको ग्रीन कलर की दिखती है, उसमें सब कुछ तार वार जुड़ा रहता है। तो ये है पीसीबी, और इसकी नीड आप समझ ही गए होंगे कि कितना है। तो आगे 3-4 साल में जब ही यहाँ पर जो है ना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, हब बनेगा, तो आप समझिएगा कि ये जो कंपनी पीसीबी में है उनका यहाँ पर क्या वैल्यू होने वाली है। और इस कंपनी का मार्केट कैप है 3180.18 करोड़, जो कि अगर आप देखें कैपिटल गुड में तो काफ़ी छोटा मार्केट कैप है। लेकिन कंपनी क्या इस मार्केट कैप को जस्टिफाई कर पा रही है, कितनी महंगी वैल्यूएशन है, ये आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आपको यहाँ पर समझ में आए कि लॉन्ग टर्म। और उसको कर सकते हैं कैपिटल गुड की जो कंपनी है उनको कंपेयर करके। तो यहाँ पर आपका पी रेशियो अगर आप देखें तो 100.24 है, और काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो 53.97 के कंपैरिजन आपको दिखेगा कि 100.24 का पी रेशियो, यानी कि डबल के आसपास यहाँ पर जो है ना वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यूएशन अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन क्या कैपिटल गुड मार्केट में आपको इतने हैवी पी रेशियोज़ वाली कंपनी मिलती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कैपिटल गुड की बात करेंगे तो हर कंपनी महंगी है, ये रियलिटी है, फैक्ट है। सीमेंस लिमिटेड आप देखिए इतनी बड़ी कंपनी है, सबसे ज़्यादा वेटेज ये रखती है और सबसे ज़्यादा मार्केट कैप भी इसी के पास है। सीमेंस का अगर आप देखें तो 69.58 का पी रेशियो चल रहा है, जो कि अपने इंडस्ट्री से काफ़ी हाई है। एबीबी इंडिया, देखिए इनके बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको ही जानता है कि एबीबी इंडिया क्या करती है। हर प्रोडक्ट, इवन अगर आप बात करें इलेक्ट्रिक ट्रेन की, तो भी इनकी तरफ से बनाई गई है। तो एबीबी इंडिया का यहाँ पर स्टॉक का पी रेशियो चल रहा है 103.46। आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, देखिए पीएसयू में ना आपको हर पीएसयू कंपनी आपको सस्ती ही मिलेगी। वो पता नहीं वो उनका एक अलग ही रीज़न है, क्या करें, या वो एक अलग बात है, जो कुछ भी है। लेकिन पीएसयू कंपनी की जो आप पी रेशियो देखेंगे वो इंडस्ट्री से बिलो ही होगी। तो यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक एक पीएसयू कंपनी है और उसका 30.36 चल रहा है, और इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। बाकी आपका हैवेल्स इंडिया, ये टॉप 4 कंपनीज हैं जो कि आपके सामने आती हैं। 75.09 का पी रेशियो चल रहा है। इन सबको देखते हुए मुझे तो यही समझ में आता है कि यहाँ पर हर स्टॉक जो कि कैपिटल गुड से बिलोंग करता है उनके सबके वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। तो ऐसे में आपका 100 का पी रेशियो सर्वाइव कर पाएगा कि या नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। लेकिन कुछ वक्त तक जैसे ही मार्केट के अंदर करेक्शन आना स्टार्ट हुई, एक डिप आना स्टार्ट हुआ, उसमें क्या होता है कि आपकी जो हैवी वैल्यूएशंस वाली कंपनी होती है या कहें हैवी पी रेशियोज़ वाली कंपनी होती हैं, उनका करेक्ट होना बहुत ज़्यादा हद तक देखा गया है। और ऐसे में करेक्ट होती हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो पी रेशियो अचानक से डाउन आता हुआ दिखेगा जब भी आपका स्टॉक का प्राइस करेक्ट होता है। तो ये आप याद रखिए कि जब भी मार्केट जब करेक्शन मोड में होगा तो आपको हैवी वैल्यूएशन वाली जितनी कंपनी है पॉसिबल है कि उनके अंदर एक गिरावट आपको दिखाई दे। बात कर लेते हैं थोड़ा सा फाइनेंस के ऊपर। तो यहाँ पर आपका 1 ईयर का यहाँ पर जो है ना आपका डेटा दे रखा है और सालाना यहाँ पर डेटा है। तो आपका नेट सेल अगर आप देख रहे हैं तो 2023 से मार्च के हिसाब से 832 करोड़ रुपए का नेट सेल है। 4 में अगर डिवाइड कर दी तो एक एवरेज निकल आता है, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा इसकी नेट सेल
हर क्वार्टर में कितनी होगी। इसके साथ साथ पिछले साल का देखें 2022 मार्च का, तो आपको 721, 2021 में 628 और 2020 में 457। अब इसका एक रीज़न है कि आपको इतनी कम नेट सेल इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है ना वो इम्पोर्ट होते थे इंडिया के अंदर। अगर आप देखें एलईडी बल्ब से देखें या कुछ भी देखें, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का इतना बड़ा हब नहीं है, तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से महंगी पड़ती थी। तो यहाँ पर साइंट जैसी जो कंपनियाँ हैं जो पीसीबी यहाँ पर बनाती हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, ये एक लौती नहीं है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। तो अगर आप देखें तो उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम ना वेटेज नहीं पकड़ रहा था, लेकिन जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग हब स्टार्ट होगा यहाँ पर, तब यहाँ पर असली वेटेज पकड़ेगा, तब इन कंपनियों की वैल्यू बढ़ेगी। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि चाइना जो है ना, चाइना की मार्केट को थोड़ा सा स्टडी करिए, क्योंकि जब चाइना की इकोनॉमी बढ़ना स्टार्ट हुई थी, वो मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्ट हुए थे, तब कौन सी कंपनियाँ स्टार्ट हुई थी बढ़ना, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हम भी उसी ओर हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब की ओर हैं। ठीक है ना, जिस तरीके से एप्पल आते हुए देखिए, प्लांट यहाँ पर जो है ना लग रहे हैं, तो आप इससे समझिए कि आगे हम जो है ना मैन्युफैक्चरिंग हब होने वाले हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 से 4 साल बाद जब चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी, तो 3 से 4 साल बाद ये असली रिटर्न तो ये 3 से 4 साल बाद ही बना कर देंगे। तो उससे पहले ना आप ये समझिए कि इनका एक कंसोलिडेशन फेज चल सकता है, आपको कोई बहुत बड़ा रिटर्न बना के ना दे, पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें रह सकती है। लेकिन जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग हब स्टार्ट होगा, कुछ कंपनियां गीगा फैक्ट्री लगना स्टार्ट होंगी, फिर आप देखिएगा जब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे तो यहाँ पर कैसी सेल्स बनती है। और अभी भी कंपनी अगर देखें तो कोई बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अभी यहाँ पे म्यूचुअल फंड का डेटा देखिए कि कहाँ पर किसे म्यूचुअल फंड ने कितना पैसा लगा रखा है। तो HDFC डिफेंस फंड ने यहाँ पर 20 करोड़ की मार्केट वैल्यू है इनकी। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 20 करोड़ की मार्केट वैल्यू है। टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यहाँ पर 10 करोड़ की मार्केट वैल्यू है उनकी। और आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड यहाँ पर 8 करोड़ की मार्केट वैल्यू है। आदित्य बिरला सन लाइफ है स्मॉल कैप फंड यहाँ पर 8 करोड़ की वैल्यू है। और आदित्य बिरला सन लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यहाँ पर 4 करोड़ की वैल्यू रखती है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 20 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है ना आदित्य बिरला AMC की तरफ से पैसा लगा हुआ है। तो आप ये समझिए। और मैं आपको बता दूं, किसी को अगर SIP के लिए कोई फंड देखना है तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। आप इसके बारे में रिसर्च करिएगा, आपको पता चलेगा ये काफ़ी अच्छा फंड यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात अगर देखें तो जो अच्छा रिटर्न बनेगा वो तो 3 से 4 साल बाद ही है। फिलहाल वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए नई कंपनी लिस्टेड हुई है, मार्केट कैप बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन मार्केट कैप बड़ा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ पीछे छोड़ दें, फाइनेंशियल को पीछे ही छोड़ दें कि अरे फाइनेंशियल के हिसाब से ये ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी मायने रखती है। प्रॉफिट है यहाँ पर अगर आप देखें तो इस साल का 32 करोड़ के आसपास का पूरे साल का, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम है। भले ही नेट सेल आपको 839 करोड़ की दिख रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उस हिसाब से कम है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर यही है कि एक करेक्शन आने दीजिए जो कि यहाँ पर ना ठीक ठाक होगा, तभी यहाँ पर जो है ना एक बात बन सकती है। और ये कैपिटल गुड मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं करेक्शन बनेगा भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस पर आ चुके हैं। या तो फिर इनकी अर्निंग बढ़े और वो पी रेशियो को डाउन लेकर आए, ठीक है ना, या तो ये पॉसिबल हो, या फिर यहाँ पर मार्केट एक करेक्शन में हो और ऐसी कंपनियां जो है ना थोड़ी सी डाउन आए। लेकिन आगे के लिए आप देखें 3 से 4 साल के लिए आपके पास एक अच्छा मौका होगा, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा एक बड़ा पैसा बनाने में। तो अभी नहीं लेकिन आगे ज़रूरत है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी बनाना। आपकी स्ट्रेटजी आपको आगे बढ़ाएगी, और आप कैसे आप स्ट्रेटजी बनाते हैं इन सब कंपनी को टैकल करने के लिए, वो आपके पास होनी चाहिए। और उस पर ध्यान दीजिए, भाव पर ध्यान नहीं दीजिए, उस स्ट्रेटजी पर ध्यान दीजिए कि अगर ये डाउन आती है तो आपको क्या करना है। तो वो स्ट्रेटजी आपकी हेल्प करेगी। लेकिन फिलहाल जो वैल्यूएशन है वो एकदम यहाँ पर जो है ना एकदम कहें बाकी कंपनियों के कंपैरिजन बिल्कुल ठीक जगह पर है, और मार्केट का भी बिल्कुल ठीक ठाक ही है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो करेक्शन हो सकता है मार्केट की वजह से, क्योंकि सारी कैपिटल गुड कंपनियां महंगी है। लेकिन कोई आप कहते हैं बहुत बड़ा करेक्शन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार रखिए लॉन्ग टर्म वालों। अगर आपको यहाँ पर जो है ना होल्ड करना है इसको, तो आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और इन्वेस्टर की एक ही स्ट्रेटजी होती है, एवरेज कहाँ करें। तो आपको एवरेज पॉइंट्स पता होने चाहिए, लेवल पता होने चाहिए कहाँ पर एवरेज करके चलना है, बस। तो ये 2 से 3 साल ना आपके ये समझिए आपके लिए एक्यूमुलेट का एक टाइम हो सकता है जिन्हें ये स्टॉक पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। थोड़ा सा वैल्यूएशन डाउन आने दीजिए, तब ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर जल्दबाजी मत करिए कूदने में। सारी वैल्यूएशन ना बाकी कंपनियों के बिल्कुल बराबर ही है पी रेशियो। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।